गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसका आज हम भाग 3 करेंगे। एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर पार्ट 3। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की और संगम वंश की स्थापना की। लगभग 300 वर्षों तक यहाँ 4 वंशों ने शासन किया, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया और विजयनगर साम्राज्य ने बहुत प्रगति की। पिछले अपने भाग में हमने विजयनगर के शहरी केंद्र के बारे में पढ़ा। आज हम राजकीय केंद्र और धार्मिक केंद्र के विभिन्न भवनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले राजकीय केंद्र। बेटे, इतिहासकारों ने जो भवनों का राजकीय केंद्र में जो भवन थे उनका नामकरण उनके कार्यों के आधार पर और उनकी संरचना के आकार के आधार पर किया है। सबसे पहला जो राजकीय केंद्र में जो भवन था उसे कहते थे, इमारत थी, उसे कहते थे सभा मंडप। सभा मंडप एक ऊंचा मंच था और यह एक 2 मंजिला इमारत थी और एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। तीसरा, इस सभा मंडप के जो आसपास निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभ बने हुए थे। लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे और बीच में, इन स्तंभों के बीच में खुला स्थान नहीं था। खुला स्थान बहुत ही कम था। तो इस सभा मंडप का जो है प्रयोजन या उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह किस उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट जो हम भवन पढ़ेंगे, इमारत, वो थी महानवमी डब्बा। बहुत इंपॉर्टेंट है। महानवमी डब्बा एक विशालकाय मंच था। यह भी एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। इसके दोनों ओर सीढ़ियां थी और इसके ऊपर से विजयनगर का नज़ारा, शहर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता था। महानवमी डब्बे का जो आधार था वो 11,000 वर्ग फीट था और इसकी ऊंचाई जो थी वो 40 फीट थी। जो इसके महानवमी डब्बे के जो भग्नावशेष हैं वो आज भी दिखाई देते हैं। मंच का जो आधार था उस पर अनेक चित्र उत्कीर्ण किए हुए थे, उकेरे हुए थे। इसकी शिलाओं पर हाथी, घोड़े, शिकार के चित्र, शोभा यात्राएं, इस तरह के चित्र जो है उसमें उसके आधार की शिलाओं पर उत्कीर्ण किए हुए थे। इसके जो ऊपर का भाग था वो लकड़ी का बना हुआ था जो अब नष्ट हो चुका है। 1514 में जब राजा कृष्णदेव राय ने उड़ीसा को पराजित किया तो उन्होंने विजयनगर आकर महानवमी डिब्बे की संरचना करवाई, महानवमी डब्बे का निर्माण करवाया और इस महानवमी डब्बे में सितंबर और अक्टूबर के महीने में, शरद मास में 9 दिन तक जो है वो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुष्ठान वहाँ पर चलते रहते हैं, उनका आयोजन होता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में दशहरा, रामनवमी मनाई जाती है, बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार जो है विजयनगर में 9 दिन तक ये कार्यक्रम शरद मास में आयोजित किया जाता था। उसके बाद महानवमी डब्बे में जो अनुष्ठान थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। सबसे जो पहला जो है इसके बारे में, सबसे पहले क्या हम करेंगे कि 9 दिन तक यहाँ जो है शासक अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन करते थे।
सितंबर और अक्टूबर के महीने में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर अनुष्ठान, शरद मास में अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। शासक अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन करते थे। मूर्ति पूजा, अश्व पूजा, भैंसा और अन्य जानवरों की बलि देना, कुश्ती, मल्ल युद्ध आदि जो है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी 9 दिन तक चलते रहते थे। 10वें दिन जो है हाथी घोड़ों को सजाकर बहुत अच्छे से जो है शोभा यात्राएं भी निकाली जाती थी। उसके अलावा जो नायक थे उनकी सेनाओं का निरीक्षण भी शासक करता था। ये वही नायक हैं जो सेना के प्रमुख थे। एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर अपनी उपजाऊ भूमि की तलाश में घूमते रहते थे। इनके पास सैनिक टुकड़ियां थीं और युद्ध के समय ये जो है राजा को सैनिक शक्ति प्रदान, एक प्रभावशाली सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। उसके बाद हम लेते हैं अगला टॉपिक, इन धार्मिक जो अनुष्ठान थे महानवमी डब्बे में, उनका क्या महत्व था। बेटा, सबसे पहला महत्व तो ये था कि इन अनुष्ठानों के द्वारा राजा अपने रुतबे का, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे और जो है जनता में अपना विश्वास स्थापित करते थे कि उनका राजा शासक शक्तिशाली है, समर्थ है उनकी सुरक्षा करने के लिए। दूसरा जो है ये अनुष्ठान पड़ोसी राज्यों के लिए संकेत भी थे कि विजयनगर साम्राज्य के शासक हर प्रकार से शक्तिशाली हैं और जिससे कि कोई उन विजयनगर पर आक्रमण करने की हिम्मत न जुटा सके, आक्रमण न करे। उसके बाद जो अगला भवन था राजकीय केंद्र का, वह था कमल महल, लोटस महल। यह एक परिषदीय सदन था बेटा, एक काउंसिल चैम्बर, जैसे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता था, अपने सलाहकारों के साथ बैठता था। यह भी एक 2 मंजिला इमारत थी, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी और इसमें ऊपर एक ऊंचा शिखर था और उसके चारों ओर 8 छोटे शिखर थे जो एक कमल की भांति दिखाई देता था, तो इसीलिए इसका नाम कमल महल पड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट इमारत थी वह थी हाथियों का अस्तबल। हाथियों का अस्तबल ये एक लंबी इमारत थी और यहाँ पर जो है हाथी रखे जाते थे। यह गुंबददार थी, गुंबद बना हुआ था। इसमें जो है 11 कमरे थे और हर कमरे के ऊपर गुंबद था। कमरों के अंदर जो है हुक बने हुए थे जिनमें जंजीरें पड़ी हुई थी और हाथियों को वहाँ पर रखा जाता था। तो ये भी राजकीय केंद्र में स्थित थी। उसके बाद जो नेक्स्ट राजकीय केंद्र में स्थित जो एक भवन था वो था हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर राजकीय केंद्र में स्थित था और इसका प्रयोग केवल राजा और उसका परिवार ही, शासक और उसका परिवार ही कर सकता था। इसकी जो आंतरिक दीवारें थी उसमें रामायण के विभिन्न दृश्य उसमें उत्कीर्ण किए हुए हैं, अंकित हैं अंदरूनी दीवारों पर, आंतरिक दीवारों पर। और जो बाहरी दीवार थी उन्हें भी अलंकृत किया गया था विभिन्न विभिन्न चित्रों से। ये जो बाहरी दीवार पर जो चित्र थे वे समानांतर रेखाओं में उन्हें उत्कीर्ण किया हुआ था। सबसे नीचे की जो रेखा थी उसमें हाथी घोड़ों के चित्र उत्कीर्ण थे। उसके बाद की जो समानांतर रेखा थी उसमें सैनिकों के चित्र उत्कीर्ण थे। उसके बाद जो ऊपर की समानांतर रेखा थी उसमें नर्तक, संगीतकार आदि के चित्र उत्कीर्णित थे और उससे जो सबसे ऊपर की जो है रेखा थी उसमें आम जनता के चित्र उत्कीर्ण किए हुए थे। तो बेटा ये हमने पढ़ा कि राजकीय केंद्र के विभिन्न भवनों के बारे में। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित भवनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उसमें आपने एक एक करके बिल्कुल इसी प्रकार सबसे पहले सभा मंडप और उसकी विशेषताएं, उसके बाद महानवमी डब्बा, उसकी संरचना, उसमें कौन कौन से महानवमी डब्बे में अनुष्ठान होते थे और जो अनुष्ठान थे
महानवमी डब्बे में आयोजित उनका क्या महत्व था, ये आपने विस्तार से की पॉइंट्स में करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमल महल की संरचना और वह किस कार्य में उसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट संरचना जो राजकीय केंद्र में थी, रॉयल सेंटर में, वो थी हाथियों का अस्तबल, उसके बारे में लिखना है, उसकी संरचना के बारे में और किस लिए उसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद लास्ट है हजार राम मंदिर, और हजार राम मंदिर के विशेषताएं भी आपने लिखनी है। इस तरह हमारा राजकीय केंद्र का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से इसमें हमने कर लिया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं धार्मिक केंद्र, द सेक्रेड सेंटर। बेटा, विजयनगर शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियां थी जो एक करधनी की भांति दिखाई पड़ती थी। रामायण काल का जो किष्किंधा पर्वत का जो क्षेत्र है वो इसे ही माना गया है, इन्हीं ग्रेनाइट की पहाड़ियों को। इतिहासकार यह मानते हैं कि वहाँ की मातृ देवी जो पंपा देवी थी, उन्होंने जो विरूपाक्ष देवता थे, शिव का, भगवान शिव का एक रूप है, उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे जो विवाह की मन्नत के लिए इस पहाड़ी पर उन्होंने तप किया था। विरूपाक्ष देवता को विजयनगर साम्राज्य का संरक्षक भी माना गया है, अन्नदाता माना गया है, और विजयनगर के शासक स्वयं को विरूपाक्ष देवता का प्रतिनिधि मानते थे। उसके अलावा जो भी राजकीय आदेश निकलते थे, राजाज्ञा निकलती थी, उनके ऊपर श्री विरूपाक्ष अंकित होता था। उसके अलावा विजयनगर के शासकों ने मंदिरों के लिए अनुदान दिए, उनके रख रखाव, उनकी मरम्मत के लिए अनुदान दिए। इसके अलावा मंदिरों के लिए उन्होंने भूमि दान भी किया। वहाँ के जो अमीर व्यक्ति थे, अमीर व्यापारी थे, उन्होंने भी मंदिरों के लिए अनुदान दिए। तो जो मंदिर थे वे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। वहाँ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता था। इसके अलावा मंदिर शिक्षा के केंद्र भी थे। जो मंदिर में सभागार होते थे, हॉल होते थे, वहाँ जो है विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उचित प्रबंध, उनके बैठने के लिए उचित प्रबंध होता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि विजयनगर में जो मंदिर थे वे, उनका कितना महत्व था। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट गोपुरम। गोपुरम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि जो राजकीय ऊंचे राजकीय प्रवेश द्वार थे, मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वार जिन्हें अलंकृत किया जाता था विभिन्न प्रकार के चित्रों से, उन्हें गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम के सामने ऊंची मीनारें और अन्य इमारतें भी बौनी सी प्रतीत होती थी। गोपुरम बनाने का श्रेय भी राजा कृष्णदेव राय को जाता है। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट धार्मिक केंद्र का जो हम संरचना करेंगे वो है मंडप। मंडप क्या थे बेटा? मंडप जो है मंदिरों के सामने नक्काशीदार आगे दालान थे, कमरे होते थे, जिनमें कि श्रद्धालु आके पूजा, यज्ञ, हवन आदि किया करते थे। उन्हें मंडप कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ विशाल स्तंभों वाले गलियारे थे और इन स्तंभों को जो है वो नक्काशीदार होते थे ये स्तंभ, उनमें उनको अलग अलग चित्रों से अलंकृत किया जाता था। धार्मिक केंद्रों के अंतर्गत हम नेक्स्ट लेंगे विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर हेमकुट पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है और 1336 में जब विजयनगर की स्थापना हुई उसके बाद इस विरूपाक्ष मंदिर का विस्तार किया गया। इस मंदिर में एक आंगन है जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं और अनेक सभागार हैं, यानी हॉल, बड़े बड़े हॉल बने हैं। और ये सभागार सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र थे। यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ये सभागार शिक्षा के केंद्र भी थे। विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए
आते थे। सभागार में विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था थी। उसके बाद अलावा सभागारों में अनेक उत्सवों का भी आयोजन होता था। देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर उन्हें झूला भी झुलाया जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट हम करेंगे विट्ठल मंदिर। ये भी विजयनगर में एक महत्वपूर्ण मंदिर था। 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेवराय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल जी हैं। ये वही विट्ठल जी हैं जिन्हें महाराष्ट्र में इन्हें विष्णु देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भी विरूपाक्ष मंदिर की ही तरह ही अनेक सभागार थे और ये सभागार जो हैं वो सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र भी थे। और यहाँ जो है उत्सवों के समय, विभिन्न त्योहारों के समय जो है अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। उसके अलावा एक विशेषता और है विट्ठल मंदिर की कि यहाँ रथ के आकार का जो है एक अनूठा मंदिर है। और उसके अलावा एक और इसकी चारित्रिक विशेषता है कि यहाँ रथ गलियाँ हैं जो गोपुरम से सीधी रेखा में आगे को जाती हैं। और इन रथ गलियों का जो फर्श है वो जो है पत्थर के टुकड़ों का बना हुआ है और इसके दोनों ओर मंडप है। इन रथगलियों के दोनों ओर मंडप होते हैं जिनमें व्यापारी लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ 56 स्तंभ हैं, अलंकृत स्तंभ हैं। उन्हें हाथ से थपथपाने पर उनमें से मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। तो ये हमने विट्ठल मंदिर के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताएं पढ़ी, क्योंकि एग्जाम में विरूपाक्ष मंदिर या विट्ठल मंदिर में से एक जो है, एक की विशेषताओं के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमने बेटा जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से भाग 1, 2 और 3 में पढ़ा, उसके सोर्सेज के बारे में, जानकारी के स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से हमें विजयनगर के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई। पहला, विदेशी यात्रियों के वृतांत। जो विदेशी यात्री विजयनगर आए, डोमिंगो पेस, दुआर्ते बारबोसा, अब्दुल रज़ाक, उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में विजयनगर के बारे में विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद दूसरा सोर्स है हम्पी के भग्नावशेष। जो विभिन्न स्थापत्य कला की विभिन्न इमारतें थी, उनके जो भग्नावशेष अवशेष अभी मौजूद हैं, उनसे भी हमें विजयनगर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो विभिन्न भवनों के चित्रकारों द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, उनसे भी हमें विजयनगर की जानकारी प्राप्त होती है। और वे भी एक प्रमुख चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र भी एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट स्रोत है साहित्य। जो है अनेक भाषाओं में, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए और इनसे हमें विजयनगर के बारे में, उनके राजाओं के, शासकों के बारे में जो है विस्तार से जानकारी मिलती है। और अन्य आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी पुरातात्विक खोजों से भी जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार ये जो हैं विभिन्न सोर्सेज हैं विजयनगर के बारे में जानने के। उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे। महानवमी डब्बे की संरचना का वर्णन कीजिए और उसमें महानवमी डब्बे में आयोजित जो अनुष्ठान हैं उनका क्या महत्व था। तो इसमें आपने महानवमी डब्बे की संरचना, उसके आधार के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, उसके आधार में जो चित्र उत्कीर्णित किए गए हैं उनके बारे में जो है विस्तार से लिखना है की पॉइंट्स में। उसके अलावा जो धार्मिक अनुष्ठान जो सितंबर अक्टूबर के मंथ में, शरद मास में जो धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे उनके बारे में लिखना है और इसका क्या महत्व था इन अनुष्ठानों का, उसके बारे में विस्तार से लिखना है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स ये क्वेश्चन में आता है। उसके बाद कमल महल किस उद्देश्य से बनाया गया। कमल महल, लोटस जो महल था वो, उसमें जो शिखर थे वो कमल की आकृति के थे, इसीलिए इसका नाम कमल महल रखा गया। यहाँ राजा अपने मंत्रियों से, सलाहकारों से जो है वो
विचार विमर्श करता था। यह एक परिषदीय सदन था, काउंसिल चैम्बर, यह आपने लिखना है। उसके बाद विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर की विशेषताएं। विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर की विशेषताएं अभी हमने पढ़ी हैं, इनके बारे में आपने पॉइंट्स में लिखना है। उसके अलावा हजार राम मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी विशेषताएं बतानी है। हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। इसमें राजा और उसका परिवार ही इसका प्रयोग कर सकता था। इसकी आंतरिक जो दीवारें थी, अंदरूनी दीवारें थी, उनमें जो है अंदर की दीवारों पर रामायण के विभिन्न दृश्य जो हैं वो उत्कीर्ण किए हुए हैं, और जो बाहरी दीवार को भी विभिन्न प्रकार के चित्रों से, हाथी, घोड़े, सैनिकों आदि के चित्रों से अलंकृत किया हुआ है। उसके बाद राजकीय केंद्र में, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है कि राजकीय केंद्र में स्थित भवनों का वर्णन कीजिए। तो राजकीय केंद्र में स्थित जो भवन थे, महानवमी डब्बा, सभा मंडप, हाथियों का अस्तबल, कमल महल, हजार राम मंदिर, इन सब के बारे में आपने लिखना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम प्रोजेक्ट पे आते हैं बेटा, कि जो स्टूडेंट्स विजयनगर साम्राज्य पर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो आज के टॉपिक्स जो धार्मिक केंद्र में स्थित भवन और राज के केंद्र में स्थित भवन हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनका महत्व है, उन सब के बारे में भी अपने प्रोजेक्ट में विस्तार से लिखेंगे। आशा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने भाग 1, 2, 3 में विस्तार से पढ़ा। आशा है सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।